हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता है एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र और इसके अंदर हमने स्टार्ट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। जो आहार नाल थी वो आहार नाल हम लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, यानी आहार नाल के जो अंदर जो ऑर्गन है उन ऑर्गन की पोजीशन, उनके फंक्शन, उनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पाचक ग्रंथियां, यानी कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं और वो ग्लैंड कौन से एंजाइम रिलीज करती हैं और वो एंजाइम कैसे भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली ग्रंथि हम देखते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को बोलते हैं सैलाइवरी ग्लैंड। जो लार ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है? आपके मुख गुहा में स्थित होती है। मुख गुहा के अंदर तीन प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। पहली ग्रंथि होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी होती है अधोजंब ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी होती है अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि की। जो कर्ण पूर्व ग्रंथि होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, वो पाई जाती है आपके कान के पीछे। कर्ण पूर्व मतलब कान के पीछे, यानी आपके गाल के पास पाई जाती है। दोनों तरफ आपके जो चिक हैं उनके दोनों तरफ पाई जाती है। इसमें स्ट्रक्चर में जो दिख रही है वो आपको तीन दिख रही है। तो जो कर्ण पूर्व ग्रंथि है वो कितनी है? एक्चुअल में दो हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये पैर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अधोजंब ग्रंथि की, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो अधोजंब ग्रंथि होती है वो भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, कहाँ पाई जाएगी? अधोजंब। अधो मतलब नीचे, जंब मतलब जबड़ा, यानी हमारे जबड़े के नीचे पाई जाती है, दोनों तरफ। ठीक है, जबड़े के नीचे दोनों तरफ पाई जाती है, तो पैर के अंदर हो गई ये भी। फिर तीसरी ग्रंथि होती है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि है, अधोजिह्वा मतलब हमारी जिह्वा के नीचे पाई जाती है। ये भी कितनी पाई जाती है? दो पाई जाती है, यानी हर ग्रंथि दो दो के पैर के रूप में पाई जा रही है। तो कितनी हो गई? टोटल 6 हो गई। इस डायग्राम में आपको कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। देखिए, ये वाली जो ब्लू कलर किया हुआ है ना ऊपर, ये जो लार ग्रंथि है, फिर दो छोटी छोटी आपको नीचे दिख रही है। लेकिन आप अब इस डायग्राम में, इस इमेज में आप देखोगे तो फ्रंट व्यू आप देखते हो तो आपको 6 ग्रंथियां दिखाई देती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है इनमें वो होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि, यानी पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर है? अब देखिए, जो मुख गुहा के अंदर जो लार स्रावित होती है, जो लार ग्रंथि स्रावित करती है, वो लार एक दिन के अंदर मनुष्य में 1 से 1.5 लीटर तक लार स्रावित होती है। ठीक है ना, 1 से 1.5 लीटर तक लार स्रावित होती है। और इस लार की पीएच क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार की जो पीएच होती है वो होती है कितनी? 6.5 से 7.5। 6.5 से 7.5 होती है, यानी 7 से नीचे है तो अम्लीय और 7 से ऊपर है तो क्षारीय। लार जो होती है फूड लेने से पहले कितनी होती है? उसकी पीएच 6.5 होती है। अब हमने फूड ले लिया है और फूड लार में मिक्स हो गया है, अब उसके बाद में उसकी पीएच कितनी हो जाती है? 7.5 हो जाती है, यानी वो थोड़ा क्षारीय हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या मिल जाता है? श्लेष्मा मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसकी पीएच क्या होती है? 6.5 से 7.5 के बीच होती है, याद रखना। फिर उसके बाद देखो, जो लार ग्रंथि होती है वो जो लार स्रावित करती है, उस लार के अंदर क्या क्या होता है? तो उस लार में एक तो होता है टाइलिन। टाइलिन क्या है? एक एंजाइम है। टाइलिन एंजाइम होता है, जल होता है, श्लेष्मा होता है और लाइसोजाइम बैक्टीरिया होते हैं। क्या क्या होता है? लार के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है जो फूड का डायरेक्ट डाइजेशन करता है। ठीक है ना, जो टाइलिन एंजाइम है वो डाइजेशन करता है, और उसके अलावा जो जल, श्लेष्मा और जो लाइसोजाइम है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसकी? एंजाइम की। क्लियर है? तो टाइलिन एंजाइम है वो क्या काम करता है? उसको हम एमाइलेज भी बोलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइलिन या एमाइलेज एक ही बात है। ठीक, तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब ये स्टार्च क्या है? स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड। क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। यानी बहुत सी इकाइयां मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? स्टार्च का निर्माण कर रही हैं। और किसकी इकाइयां मिली हैं? ग्लूकोज की इकाइयां मिली।
ग्लूकोज की खूब सारी इकाइयां जुड़कर किसका निर्माण कर रही हैं? स्टार्च का निर्माण कर रही हैं। तो स्टार्च से किसमें कन्वर्ट किया? माल्टोस में। किसने? टाइलिन एंजाइम ने। ये लीजिए, टाइलिन एंजाइम जो है उसने स्टार्च को, यानी जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट था, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। डाइसेकेराइड नहीं, यहां पर ग्लूकोज के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, डाई है। तो क्या कर दिया? स्टार्च को तोड़ दिया। किसमें? माल्टोज में। किसने? टाइलिन ने। तो टाइलिन का क्या काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। इसके बाद में लार के अंदर क्या है? जल है। जल क्या करता है? भोजन को गीला करने का काम करता है। उसके अलावा क्या है? श्लेष्मा है। श्लेष्मा क्या करेगा? श्लेष्मा जो है वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट को हम बोल सकते हैं स्नेहक। क्या बोल सकते हैं? स्नेहक। स्नेहक क्या होता है? अभी बताती हूं। स्नेहक तो आपकी जो गाड़ियां हैं, आपके जो व्हीकल होते हैं, उनके अंदर आप क्या डालते हो? ऑयल डालते हो। क्यों डालते हो? ताकि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो इजीली मूवमेंट कर सके और वो इजीली चल सके। इसी तरीके से उनको पार्ट्स को क्या कर देता है? वो स्नेहक चिकना बना देता है। इसी तरीके से ये जो श्लेष्मा है ये भी किसकी तरह काम करता है? एक स्नेहक की तरह काम करता है, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो क्या करता है? भोजन को चिकना बना देता है, लसदार बना देता है। जिससे क्या होता है? भोजन जब मुख के अंदर चिकना हो जाएगा, लसलसा बन जाएगा, तो वो क्या होगा? आसानी से फिसलकर नीचे ग्रसिका के अंदर आ सकता है और ग्रसिका से वापस ग्रसिका से आमाशय के अंदर आ सकता है। तो ये क्या करता है? फूड को चिपचिपा, उसको लसदार बनाने का काम करता है, ताकि वो इजीली मूवमेंट कर सके और आगे खिसक सके। ठीक है, तो ये काम हो गया आपके श्लेष्मा का। अब श्लेष्मा के बाद में क्या है? लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम क्या करता है? आपके दांत, आपकी जिह्वा और आपकी जो मुख गुहा है उसको साफ करने का काम करता है, उसको साफ रखता है। कैसे रखता है? हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन रात को जब हम सो जाते हैं उसके बाद हम कुछ नहीं खाते। तो हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते हैं तो क्या होता है? हमारा मुंह साफ रहता है। लेकिन रात को जब हम सो जाते हैं, हमने कुछ नहीं खाया, तो उस टाइम हमारा मुंह, हमारे जो दांत है, हमारी जो मुख गुहा है वो साफ रहनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं उस टाइम पे, कोई फूड नहीं ले रहे हैं। लेकिन होता क्या है? उस टाइम पे जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मुंह खराब हो जाता है, पूरे मुंह के ऊपर यानी दांत के ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो उस टाइम हमने कुछ नहीं खाया, फिर भी हमारे दांत खराब हो रहे हैं, दांत के ऊपर एक लेयर जम रही है। क्यों? क्योंकि हम जिस टाइम फूड लेते रहते हैं उस टाइम लाइसोजाइम रिलीज होते रहते हैं और वो हमारे मुख गुहा को साफ करते रहते हैं। अब रात में हमने फूड नहीं लिया तो ये लाइसोजाइम भी एक्टिव नहीं हुए, ये एक्टिव नहीं हुए तो हमारे मुख के अंदर मुख गुहा को साफ नहीं किया, इसलिए वो हम सुबह उठते हैं तो हमें एक चिपचिपा सा दांतों के ऊपर पदार्थ चिपका हुआ सा मिलता है। तो ये थी आपकी लार, और लार के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जा रहे थे, कौन से एंजाइम पाए जा रहे थे। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके जठर ग्रंथि की। जो सेकंड ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो जठर ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? आपके आमाशय के अंदर पाई जाती है। इसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है, जठर ग्रंथि की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। मैंने आपको सिर्फ इसमें इतना ही बताया कि आमाशय के अंदर पाई जाती है, इसकी स्ट्रक्चर नहीं बताई कि ये ऐसी होती है, क्योंकि इसकी एक्चुअल में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती है। ये क्या होती है? ये कोशिकाओं का समूह होती है, ग्रुप ऑफ सेल होती है, कोशिकाओं का समूह होती है जिनकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये जो जठर ग्रंथियां हैं वो आमाशय में पाई जाती हैं और क्या करती हैं? जठर रस का श्रावण करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसकी पीएच कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है कि जठर रस की पीएच कितनी होती है। तो जठर रस की पीएच कितनी होती है? 1.2 होती है। याद रख लेना इसको, कितनी होती है? 1.2 होती है। क्योंकि जठर रस के अंदर क्या होता है? जठर रस में होता है आपका श्लेष्मा, HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। क्या क्या है? श्लेष्मा, HCl, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो जो HCl है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? एक प्रबल अम्ल है। तो इस HCl के कारण ही क्या होता है? जो जठर रस होता है उसकी पीएच 1.2 होती है, यानी ये बहुत ही अम्लीय होता है। क्लियर है?
तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो सब चीजें इसमें पाई जा रही है, इनका क्या काम है। सबसे पहले देखते हैं श्लेष्मा। तो श्लेष्मा जो है वो जठर रस में यानी अमाशय के अंदर क्या करती है। श्लेष्मा जो है वो एक चिपचिपा सा पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर वो एक लुब्रिकेंट की तरह बिहेव नहीं कर रही है। यहाँ पर वो कर रही है एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम कर रही है, जो कि किसको प्रोटेक्ट करता है, अमाशय की जो दीवार है इस दीवार को प्रोटेक्ट करता है। किससे, HCl से। हाइड्रोक्लोरिक जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे क्या कर रहा है, ये अमाशय की दीवार को बचाने का काम कर रही है। कौन, श्लेष्मा। तो बात समझ में आई आपको कि श्लेष्मा क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। ये जो श्लेष्मा है इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, देखिए श्लेष्मा जो है वो गर्तिका कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। गर्तिका कोशिकाएं पाई जाती है आपके अमाशय के अंदर, और अमाशय के अंदर जो गर्तिका कोशिकाएं हैं वो करती हैं श्लेष्मा का श्रावण। अब देखो HCl कौन सी कोशिकाएं रिलीज करती हैं, HCl करती हैं ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। जो अमाशय के अंदर ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं HCl को रिलीज करती हैं, HCl का श्रावण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HCl का श्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। श्लेष्मा का श्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, गर्तिका कोशिकाएं। ठीक है ना। अब एक चीज आप यहां पर समझिए कि जो HCl है जो अमाशय के अंदर आया है, वो HCl अमाशय के अंदर होता है, वो HCl इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वो इस अमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है। अमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है, क्योंकि अमाशय की जो दीवार है उसमें अभी हमने क्या देखा, क्या पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है। और वो श्लेष्मा कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो एसिडिक और क्षारीय, एसिडिक कौन, HCl, और क्षारीय श्लेष्मा, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, मीडियम को उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक, अब जब भी कभी हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं जो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH2 होता है। ये होता है एक्चुअल में, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि एक क्षार है, जिससे क्या होता है, अमाशय का जो मीडियम है वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और हमारी एसिडिटी है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं एसिडिटी होती क्यों है। तो क्यों होती है एसिडिटी, देखो आपके जो अमाशय है उसमें जठर रस है, और जठर रस में क्या है, HCl है। अब जब हम फूड लेते हैं, यानी कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कुछ का कुछ खा लेते हैं, मतलब कुछ भी फूड खा लेते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा फूड खाने की वजह से हमारे शरीर में जो अमाशय है, उस अमाशय के अंदर जो जठर रस है वो बहुत सारा HCl सीक्रेट कर देता है, क्योंकि हमने बहुत सारा फूड खा लिया आवश्यकता से ज्यादा। तो जठर रस जो है वो HCl स्राव करेगा आवश्यकता से ज्यादा, यानी खूब ज्यादा HCl वो स्राव कर देता है, सीक्रेट कर देता है, लेकिन उसकी तुलना में श्लेष्मा सीक्रेट नहीं हो पाता है, यानी उतना श्लेष्मा सीक्रेट नहीं हो पाता है। इसलिए यहां पर HCl की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। कई बार खाने की जो टाइमिंग है वो भी यदि ऊपर नीचे हो जाए तो भी एसिडिटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हम रोज 12 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे हम खाना खाते हैं, एक दिन हमने 3 बजे खाना खाया, तो क्या हुआ कि दूसरे दिन जब हमारे माइंड से मैसेज आया कि 12 बज चुके, अभी खाना आने वाला है, HCl सीक्रेट करो, तो मैसेज आते ही क्या होता है, HCl सीक्रेट होने लग जाता है 12 बजे। लेकिन हमने तो फूड ही नहीं लिया, हमने फूड कब लिया, 3 बजे लिया, तो HCl तो सीक्रेट हो गया, HCl का श्रावण तो स्टार्ट हो गया, फूड गया 3 बजे, तो क्या हुआ, श्लेष्मा श्रावित नहीं हुआ, यानी मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, और हमें एसिडिटी हो गई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MgOH2 लेना पड़ेगा, क्षार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात कि एसिडिटी किस लिए होती है, कैसे होती है। अब ये तो थी HCl की बात। अब इसके अलावा HCl और क्या करता है, इसके अलावा HCl जो है वो भोजन के साथ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जो बहुत सी बीमारियां फैला सकते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है, उनको मार देता है। क्योंकि इसका मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो वो बैक्टीरिया जो नुकसानदायक है, वो बैक्टीरिया इसके अंदर आते ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा, अमाशय के अंदर खूब टाइम तक भोजन पड़ा रहता है। हमने बात करी थी कि अमाशय के अंदर 4-5 घंटे तक जो फूड है वो पड़ा रहता है। तो वो फूड जब 4-5 घंटे तक इसमें पड़ा रहता है, वो फूड को सड़ने से बचाता है। कौन, HCl। तो HCl के कितने काम हो गए, HCl जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, मार रहा है, दूसरा भोजन को सड़ने से भी बचा रहा है। क्लियर है।
अब इसके बाद बात करते हैं हम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन की। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन क्या है, दोनों एंजाइम है। तो यहां पर भी वही बात है कि ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, और जो श्लेष्मा और HCl है वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी जो टाइलिन है वो क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, लेकिन जो जल, श्लेष्मा और लाइसोजाइम है ये क्या कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही स्थिति है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन होते हैं ये क्या करते हैं, ये सक्रिय होते हैं। कब सक्रिय होते हैं, जब HCl सीक्रेट होता है। जब HCl का श्रावण होता है तो ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सक्रिय होते हैं। यदि HCl का श्रावण नहीं होगा तो ये किस अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। और HCl का श्रावण कब होगा, HCl का श्रावण होगा जब हम फूड लेंगे। तो हम जब फूड लेंगे तो HCl का श्रावण हुआ, और जब HCl का श्रावण हुआ तो क्या हुआ, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एक्टिवेट हो गए। यानी कहने का मतलब, यदि HCl नहीं होगा, अमाशय के अंदर यदि HCl सीक्रेट नहीं होता है तो क्या होगा, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे, और ये दोनों एंजाइम यदि एक्टिव नहीं होंगे तो प्रोटीन का पाचन अमाशय के अंदर नहीं होगा। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यदि जठर रस के अंदर HCl का श्रावण नहीं होता है, अमाशय के अंदर HCl का श्रावण नहीं होता है तो क्या होता है, यदि HCl का श्रावण नहीं होता है तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम एक्टिव नहीं होते हैं, और एक्टिव नहीं होते हैं तो प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। और इसके अलावा जो जीवाणु है उनको मारता है या फिर भोजन को सड़ने से बचाता है, वो सब तो है ही। तो HCl का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके बाद देखिए, जो HCl रिलीज होता है तो ये दोनों एंजाइम सक्रिय होते हैं, और सक्रिय होकर क्या बनाते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों एंजाइम सक्रिय होकर कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन में। पेप्सिनोजन एंजाइम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में, और आपका प्रोरेनिन एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में। जब HCl आता है तो दोनों सक्रिय हो जाते हैं, और दोनों सक्रिय होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये दोनों एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं अमाशय के अंदर। अब देखिए, इसके बाद जो प्रोटीन है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, पेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रोटीन को छोटी इकाई पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम है रेनिन एंजाइम। रेनिन क्या करता है, केसीन को पैराकेसीन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये केसीन क्या है, केसीन भी एक प्रकार की प्रोटीन है जो किसमें पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। क्या बोलते हो इसको, एक मिल्क प्रोटीन बोलते हो। तो केसीन भी क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, लेकिन इसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है, इसका पाचन करता है आपका रेनिन एंजाइम। अब आप बोलोगे मैम प्रोटीन ही है तो पेप्सिन इसका पाचन क्यों नहीं करता, रेनिन क्यों करता है। अगर यही कर देता तो हमें दो एंजाइम याद नहीं करने पड़ते, एक ही याद करना पड़ता। लेकिन जो रेनिन एंजाइम है वो रेनिन एंजाइम पाया जाता है छोटे बच्चों में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डाइट क्या होती है, मेनली उनकी डाइट मिल्क होती है। तो जो मिल्क होता है उसमें कैसीन प्रोटीन होती है, और उनके अंदर क्या है, छोटे बच्चों में एंजाइम कौन सा है, रेनिन एंजाइम है। उनके अंदर पेप्सिन एंजाइम तो डेवलप ही नहीं हुआ होता है, उनमें कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है। तो उनकी जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन, उसको कौन पाचित करता है, रेनिन एंजाइम उसका डाइजेशन करता है, और उसको किसमें कन्वर्ट करता है, पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है। अब धीरे धीरे जब बच्चा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, बड़ा होता है, डेवलप होता है, तो क्या होता है, ये जो रेनिन एंजाइम है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन एंजाइम अब खत्म हो जाता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, कई बार बच्चे जो हैं उनको देना तो क्या चाहिए, मिल्क देना चाहिए, लेकिन उनको कुछ भी कुछ का कुछ खिला दिया जाता है। तो खिलाने से क्या होता है, उनके अंदर उसका पाचन नहीं होता, क्योंकि उसमें तो क्या है, रेनिन एंजाइम है, और वो रेनिन एंजाइम तो क्या करेगा, सिर्फ मिल्क का डाइजेशन करेगा। तो वो चीज उनके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगी तो क्या होगा, पेट दर्द होगा। ओके, अब पेप्सिन और रेनिन दोनों ने क्या कर दिया, प्रोटीन का पाचन कर दिया, किसमें, आमाशय के अंदर। ये बात हो गई आपके जठर रस की, और जठर रस से जो एंजाइम स्रावित हो रहे हैं वो किस तरीके से प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। अब यहां पर ये प्रोटीन का पाचन कंप्लीट नहीं हुआ है,
ये क्या है, पार्शियल डाइजेशन है, आंशिक रूप से हुआ है, थोड़ा सा पाचन हुआ है अभी। अभी पेप्टाइड को आगे किसमें कन्वर्ट करना है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है और छोटी इकाइयों में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर जो प्रोटीन का पाचन हुआ है आमाशय के अंदर, वो पार्शियल डाइजेशन है, वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा, आपके छोटी आंत के अंदर होगा। ओके, अब इसके बाद ग्लैंड आती है आपके यकृत। यकृत लीवर कहाँ स्थित होता है, दाईं साइड स्थित होता है। लीवर जो है वो दाईं साइड स्थित होता है और आमाशय जो है वो आपके बाईं साइड स्थित होता है। लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। इसका वजन जो है वो 1.2 केजी से 1.5 केजी तक होता है, यानी लगभग 1 से 1.5 किलो तक इसका वजन होता है। इतनी भारी होती है ये। सबसे महत्वपूर्ण क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत से काम होते हैं जो यकृत के द्वारा होते हैं। तो यकृत जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि का रोल निभाता है। यानी यकृत जब खराब हो जाएगा हमारे शरीर में, जब यकृत ग्रंथि खराब हो जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट होता है। यदि 10 से 20% भी यदि यकृत ठीक है, जीवित है, तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। ठीक है ना। तो यकृत जो है वो किस साइड पाया जाता है, दाईं साइड पाया जाता है और एक त्रिकोणाकार ऑर्गन है, एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर है। देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ट्रायंगल दिख रही है कुछ कुछ। तो कैसी स्ट्रक्चर है, ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये जो है वो कहां पाई जाती है, आपके डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर की साइड क्या है, आपके डायफ्राम है। डायफ्राम जो है उसके नीचे पाया जाता है यकृत। क्या करता है, यकृत जो है वो पित्त रस रिलीज करता है, बाइल जूस रिलीज करता है। पित्त रस, पित्त रस क्या है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना आप कि जो पित्त रस है उसके अंदर कोई एंजाइम ही नहीं पाया जाता। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब आप बोलोगे मैम ग्लैंड है, ग्रंथि है, एंजाइम ही नहीं पाया जा रहा है तो पाचन ही नहीं होता है, तो ये तो वेस्ट है। नहीं, वेस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम जो ऑयली फूड लेते हैं, जो हम ऑयल वाला फूड लेते हैं, तो ऑयल क्या होता है, ऑयल को आप कैसे टुकड़ों में कन्वर्ट करोगे। तो ये क्या करता है, जो पित्त रस, यकृत जो पित्त रस सिक्रेट करता है, वो पित्त रस क्या करता है, वसा का, फैट का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। पाइसीकरण क्या होता है, देखो क्या करता है, वसा का पाइसीकरण करता है, यानी जो ऑयल है उसको मिक्स करने का काम करता है। उसको मिक्स करता जाता है, मिक्स करता जाता है, तो क्या होता है, जो वसा है वो छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। ये उसका पाइसीकरण हो जाता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में या बबल्स में वो कन्वर्ट हो जाती है, ताकि उसका क्या होता है, आगे जाके इजीली उसका डाइजेशन हो सके, वो टुकड़ों में आगे जाके इजीली टूट सके। तो पित्त रस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वसा का पाइसीकरण करने का काम करता है, इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है, वो वसा का पाचन नहीं करता है। क्लियर है। तो इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये क्या करता है, वसा का पाइसीकरण करता है। ओके, अब देखिए ये जो यकृत है, ये इसकी 2 पालियां होती हैं। सामने से आप देखोगे ना तो इसमें 2 पालियां आपको दिखेंगी। जैसे देखो ये जो ब्लैक लाइन मैंने बीच में बनाई हुई है ना, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन जब आप इसकी 3D स्ट्रक्चर देखते हो, जब आप इसको नीचे के भाग से देखते हो, तो इसके अंदर 2 और पालियां दिखाई देती हैं। 2 पालियां तो सामने से देखने पर दिखाई देती हैं, और जब इसको आप नीचे से देखते हो तो इसमें 2 और पालियां दिखाई देती हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में नहीं दिख रही हैं। अब ये यकृत क्या करता है, यकृत जो है वो पित्त रस सीक्रेट करता है और लगातार ये पित्त रस सीक्रेट करता जाता है। यकृत के अंदर 1 लाख यकृत पालिकाएं पाई जाती हैं। यकृत पालिकाएं क्या होती हैं, यकृत की छोटी इकाइयां होती हैं, जिनको हम यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है इसकी यकृत पालिकाएं, लीवर लोब्यूल्स। ये जो लीवर लोब्यूल्स हैं वो यकृत के सारे काम करती है, इसलिए इसको इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। ठीक है। अब देखो ये जो यकृत है वो पित्त रस सीक्रेट करता है। वो जो पित्त रस है, वो पित्त रस, ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है, यकृत वाहिनी है, हेपेटिक डक्ट है, यकृत वाहिनियां हैं। ये जो पित्त रस है वो इन यकृत वाहिनियों के थ्रू किसमें आ जाता है, पित्ताशय में आ जाता है। ये पित्ताशय रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये क्या है,
पित्ताशय है, तो पित्ताशय के अंदर आ जाती है और पित्ताशय के अंदर क्या होता है, पित्त का स्टोर होता है, पित्त रस इसके अंदर स्टोर होता है। तो जब हम फूड लेते हैं, जब हम फूड ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, तो ये पित्त रस आता है आपके छोटी आंत में। यदि हमने फूड नहीं लिया हुआ होता है तो ये पित्त रस यहां से पित्त वाहिनी से होते हुए छोटी आंत में नहीं आता है। ये कहां स्टोर होता चला जाता है, पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम फूड लेते हैं तो ही ये यकृत का जो पित्त रस है वो इस पित्त वाहिनी से कहां आता है, छोटी आंत में आता है। हम फूड नहीं लेते हैं तो ये पित्त रस यहाँ पर पित्त वाहिनी से होते हुए छोटी आंत में नहीं आता है। ये कहां स्टोर हो जाता है, पित्ताशय के अंदर स्टोर हो जाता है। पित्ताशय कहाँ स्थित है, जो यकृत है उसके अवतल में नीचे की तरफ स्थित होता है। तो ये क्या करता है, पित्त रस को स्टोर करने का काम करता है। अब हमने जब फूड लिया तो ये पित्त रस क्या हुआ, ये वाली जो आपको डक्ट दिख रही है वाहिनी, इसको हम बोलते हैं पित्त वाहिनी। और ये जो बहुत सारी वाहिनियां आपको दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं यकृत वाहिनी, क्योंकि ये यकृत में है और ये वाली जो है वो किससे निकल रही है, पित्ताशय से निकल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पित्त वाहिनी। ये हो गया आपके यकृत का काम। अब यकृत के बाद में कौन सी ग्लैंड आती है, आपकी अग्नाशय ग्लैंड। ठीक है, अब अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय भी यकृत के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो यकृत के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये जो है एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब ये जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है। यहां पे हम देखेंगे इसका बहिःस्रावी के रूप में कैसे काम करती है। यानी बहिःस्रावी के रूप में तो ये क्या करती है, एंजाइम रिलीज करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन करते हैं। दूसरा, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और हार्मोन कौन से होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। और इनको हम पढ़ेंगे जब हम इसी चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र, उसमें आपके आएगा अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर अग्नाशय आएगा। वहां पर ये हार्मोन क्या काम कर रहे हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं एंजाइम के बारे में। तो ये एंजाइम कौन से रिलीज करती है, अग्नाशय ग्रंथि जो एंजाइम रिलीज करती है उसको बोलते हैं अग्नाशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस। तो अग्नाशयी रस ये रिलीज करती है और उस अग्नाशयी रस के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और वो एंजाइम कहां पर आते हैं, छोटी आंत के अंदर आते हैं, क्योंकि फूड तो अग्नाशय में जा नहीं रहा है। फूड आ रहा है यहाँ से ग्रसिका से होते हुए आमाशय में आ रहा है और आमाशय से कहाँ चला गया, छोटी आंत में चला गया डायरेक्ट, अग्नाशय के अंदर तो नहीं गया। तो अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय के अंदर जो बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम कहाँ आ जाते हैं, छोटी आंत के अंदर आ जाते हैं। अब देखते हैं अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, अग्नाशय के अंदर प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों को पाचित करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम आपके लार ग्रंथि में भी पाया जा रहा है और टाइलिन एंजाइम आपके अग्नाशय में भी है। क्या कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। पीछे पढ़ लिया हमने, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों क्या है, प्रोटीन को पाचित करने वाले एंजाइम है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तीनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। फिर जो पेप्टाइड है उनको और छोटी इकाई एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करते हैं, कौन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम। क्लियर है। फिर देखिए लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो लाइपेज एंजाइम करता है वसा को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद आता है आपके न्यूक्लियेजेज एंजाइम, और ये जो न्यूक्लियेजेज एंजाइम है वो करता है डीएनए और आरएनए का पाचन, और डीएनए आरएनए को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड भी आगे छोटी इकाइयों में कन्वर्ट होगा, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कौन कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, तो अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम रिलीज किए, टाइलिन एंजाइम जिसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इन्होंने क्या किया, प्रोटीन का पाचन किया। फिर लाइपेज क्या किया, वसा का पाचन किया। फिर न्यूक्लियेजेज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए और आरएनए का पाचन किया, न्यूक्लिक एसिड का पाचन किया। ठीक है, अब देखिए आंत्रीय रस।
अब जो ये अग्नाशय है, इससे जो एंजाइम है वो आ गए किसमें, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के अंदर देखो कितने टाइप के एंजाइम आते हैं छोटी आंत में। एक तो यकृत आपका जो पित्तरस स्रावित कर रहा है, वो पित्तरस आता है पित्त वाहिनी के थ्रू, किसमें आता है, छोटी आंत में आता है। दूसरा जो अग्नाशय रस स्रावित कर रहा है, वो भी किसमें आते हैं, सारे छोटी आंत में आते हैं। तीसरा जो छोटी आंत है, उसके भी खुद के कुछ आंतरीय रस होते हैं। तो छोटी आंत जो है उसके अंदर भी कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम बोलते हैं आंतरीय ग्रंथियां। इन ग्रंथियों की भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है स्पेसिफिक, ये भी क्या होती है, कोशिकाओं का एक समूह होती है। जैसे जठर ग्रंथियां होती है ना, वो भी क्या होती है, कोशिकाओं का एक समूह होती है। ठीक उसी तरीके से छोटी आंत के अंदर जो आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनकी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। वो क्या करती है, आंतरीय रस स्रावित करती है, वो कोशिकाओं का एक समूह होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इनके अंदर एंजाइम आए, और ये सारे एंजाइम मिलकर क्या करेंगे, छोटी आंत के अंदर कंप्लीट डाइजेशन करेंगे आपके फूड का। इसीलिए क्या होता है, छोटी आंत के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि सारे एंजाइम आकर कहाँ इकट्ठे होते हैं, छोटी आंत की ग्रहणी पार्ट के अंदर इकट्ठे होते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि जो ग्रहणी है उसके 3 पार्ट है, छोटी आंत है उसके 3 पार्ट है। फर्स्ट ग्रहणी, अग्रक्षुदांत्र और क्षुदांत्र, और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, ग्रहणी के अंदर हो रहा है। क्लियर है। अब देखते हैं छोटी आंत के अंदर सारे एंजाइम आ गए हैं, तो छोटी आंत खुद कौन से एंजाइम रिलीज करती है, तो छोटी आंत आपके रिलीज करती है माल्टेज एंजाइम, लेक्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम। ये क्या है, सुक्रेज है। माल्टेज जो है, वो माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया किसने, टाइलिन ने। अब माल्टोज भी आगे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होगा, तो माल्टोज को कौन कन्वर्ट करता है, माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है, किसमें, ग्लूकोज में। अब ये छोटी इकाई के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। फिर लेक्टेज एंजाइम क्या करता है, लेक्टोज को कन्वर्ट करता है, किसमें, ग्लूकोज में। लेक्टोज क्या है, लेक्टोज एक शुगर है, शर्करा है, एक नेचुरल शुगर है, जो किसमें पाई जा रही है, मिल्क में पाई जा रही है। मिल्क में जो शर्करा पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टोज शर्करा। तो लेक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा, आपका लेक्टेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद जो सुक्रोज है, सुक्रोज किसमें है, जो शुगर कैन है, जो आपकी चीनी है, जो गन्ने से बनाई जा रही है, उस चीनी के अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है, और उस सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। अब देखिए, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो चुका है, यहां पर किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, सारे अणु ग्लूकोज की छोटी इकाइयों में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद आता है लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज जो है वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है, और वसा जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मोनोसेकेराइड और मोनोग्लिसरॉइड, और मोनोग्लिसरॉइड से ग्लिसरॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, उसका भी डाइजेशन हो जाता है। फिर देखिए न्यूक्लियेजेज क्या करते हैं, न्यूक्लियेजेज न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करते हैं। और यहां पर ये न्यूक्लियोजेज क्या कर रहे हैं, डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर न्यूक्लियोजेज एंजाइम क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड जो है उसको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्रोटीन का डाइजेशन, यानी प्रोटीन को पेप्टाइड में तो कन्वर्ट कर दिया किसने, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने। और यहां पर जो पेप्टाइड है, जो डाइपेप्टाइड है, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है कौन, आपका डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। तो ये भी आप इजीली याद रख सकते हो, डाइपेप्टाइड कौन सा एंजाइम, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। रटना नहीं है, आपको इन टर्म से ही याद रखना है। देखो लाइपेज लिपिड, वसा को क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं ना, तो लाइपेज लिपिड, लय से लय मिल रहा है, तो लाइपेज किसका पाचन करेगा, लिपिड का पाचन करेगा। ठीक है। फिर देखिए जो माल्टोज का पाचन कौन करेगा, माल्टेज, लेक्टोज का कौन करेगा, लेक्टेज, सुक्रोज का कौन करेगा, सुक्रेज। तो ये याद हो जाएंगे आपके। फिर देखो न्यूक्लियोटाइड का कौन करता है, न्यूक्लियेजेज करता है। तो टर्म मिल रही है आपस में। फिर देखो डाइपेप्टाइड का कौन कर रहा है, डाइपेप्टाइडेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये टर्म्स आपस में मिलती रहती हैं, तो आपको इनको रटना नहीं है, आपको इनको समझना है। ओके। फिर देखिए ये सारे एंजाइम मिलकर क्या कर दिया इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर दिया,
प्रोटीन का भी पाचन कर दिया और वसा का भी पाचन कर दिया। यानी यहां पर अब क्या हो चुका है, छोटी आंत के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, सर्वाधिक पाचन हो चुका है। ठीक, तो सर्वाधिक पाचन हो गया आपके छोटी आंत के अंदर। अब देखो, छोटी आंत के अंदर जब सर्वाधिक पाचन हो चुका होता है, उसके बाद में जो अग्र शुद्धांत्र होती है वहां क्या होता है, अवशोषण होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। यहां पर मैं आपको कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं बोलूंगी, क्योंकि लास्ट में जो बचा कुचा एब्जॉर्प्शन है वो आपके बड़ी आंत के अंदर भी होता है। पढ़ा था ना हमने कि बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत के जो अग्र शुद्धांत्र भाग है उसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में जो बड़ी आंत है उसके अंदर जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, और उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अपशिष्ट पदार्थ आपके गुदा द्वार या एनएस से होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? अब एक चीज देखो, आप इस डायग्राम से इस चीज को समझना कि हमने भोजन ग्रहण किया मुख गुहा से, भोजन गया मुख गुहा से और लार ग्रंथि से क्या मिक्स हुआ, लार मिक्स हुई। ठीक है, लार ग्रंथि से लार मिक्स हो गई किसमें, भोजन में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से समझना ध्यान से। देखो, आपने जो फूड लिया, जो भोजन लिया, उसमें मुख गुहा में क्या मिक्स हुआ, लार मिक्स हो गई। ठीक है, अब लार मिक्स हो गई मुख गुहा के अंदर इसमें, तो इस फूड को हमने क्या बोला, बोलस बोला। ये वर्ड याद करने को बोल रही हूं मैं आपको। ठीक है, इनको ध्यान देने की जरूरत है कि जो बोलस है वो क्या है, वो मुख गुहा के अंदर जो फूड आपने लिया है उस फूड में जो लार मिक्स हुई है तो वो भोजन क्या कहलाया है, बोलस कहलाया है। यानी अब ग्रसिका से क्या आएगा, नीचे बोलस आएगा, और बोलस किसमें आएगा, आमाशय के अंदर आएगा। आमाशय में बोलस आ गया। अब आमाशय में क्या था, जठर रस था, जठर ग्रंथियां थी, जठर ग्रंथियों ने क्या किया, जठर रस का श्रावण किया। तो जठर रस जो है वो आमाशय में मिला, किसमें, बोलस में। बोलस प्लस जठर रस। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस फूड को काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो काइम कहां पर बना है, आमाशय के अंदर बना है। ऊपर से आया बोलस, भोजन प्लस लार, क्या आया, ग्रसिका से होते हुए बोलस आया, बोलस आया आपके आमाशय में, और आमाशय के अंदर इसमें क्या मिला, जठर रस मिला, और बोलस प्लस जठर रस दोनों जो मिल गए उस मिश्रण को हमने क्या बोला, काइम बोला। अब आमाशय में क्या है, काइम है। बोलस किस में कन्वर्ट हो गया, काइम में कन्वर्ट हो गया। अब ये काइम आएगा कहां पर, छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत के अंदर काइम आते ही छोटी आंत में उसको आप क्या बोलोगे, काइल बोलोगे। क्या बोलोगे, काइल। तो छोटी आंत में क्या आ गया, काइल आ गया। और ये काइल, इस काइल से क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थ आता है आपके बड़ी आंत में, और उसके अंदर जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है। जो बचा हुआ अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में कर लिया जाता है, और बड़ी आंत से वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थ आपके मलाशय, और मलाशय से गुदानाल, और गुदानाल से एनएस के द्वारा वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सो दिस इज योर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने हर एक ग्लैंड को सीरियल वाइज आपको समझाया है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट कर रही है, उस एंजाइम का कार्य क्या है, वो किसका पाचन कर रहे हैं। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके हर डाउट को दूर करने की मैं कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी इतने ही इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, कीप स्टडी।